Hello everyone, welcome back to our channel Universal Laws. This is lecture number 2 of Punjab Urban Rent Restriction Act. अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका एक्सटेंट क्या है और कब ये एनफोर्स हुआ, कितने इसके अंदर सेक्शंस हैं। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बट उस प्रीवियस वीडियो में हमने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसे लाया गया, किस तरह से इस एक्ट को पढ़ना है, ये हमने समझा था। और हमने सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो डेफिनेशंस को भी पढ़ा था। 2D तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और उस प्रीवियस वीडियो के अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेरियस लिंक्स मिलेंगे। हमने अपने चैनल पर पंजाब कोर्ट्स एक्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वेरियस वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वो लिंक्स को ओपन कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2DD, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन। सो नॉन रेजिडेंट इंडियन का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2DD जो है ये डेफिनेशन, ये इंसर्ट किया गया बाय अमेंडमेंट ऑफ 2001। ईयर 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के द्वारा इस डेफिनेशन को इंसर्ट किया गया है। तो कई बार आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट अगर है, कुछ इंसर्ट किया गया, कुछ चेंजेस किए गए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन है ये 2001 में इंसर्ट की गई। और इसको अगर आप समझें तो NRI, आपने कॉमन लैंग्वेज में भी इस तरह से बोलते हैं NRI, तो उस NRI वर्ड से आप क्या समझते हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। सो नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन तो है, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो इंडियन है, वो इंडिया में जन्मा है या उसका बैकग्राउंड जो है वो इंडिया से आता है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मीन्स वो इंडिया में रह नहीं रहा। तो इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, या तो परमानेंटली वो इंडिया से बाहर सेटल हो गया है या टेम्पररीली कुछ समय के लिए वो इंडिया से बाहर अगर रह रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? NRI कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में पर्पस भी मेंशन किया गया है कि वो पर्सन इंडिया के बाहर या तो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, कि सपोज आपकी कोई जॉब मिल जाती है किसी फॉरेन कंपनी में और आप बाहर चले जाते हैं फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट, या आपने इंडिया के बाहर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस पर्पस से आप इंडिया के बाहर गए हुए हैं, या थर्ड पॉइंट इज कि किसी अन्य पर्पस से आप इंडिया के बाहर जाते हैं और आपकी इंटेंशन है कि आप कुछ समय के लिए इंडिया से बाहर रहेंगे, तो इसे ऐसी सिचुएशन में भी आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू 2E, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। ये कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए हैं या कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस दिए गए हैं उसके लिए ही प्रिस्क्राइब्ड टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वी कम टू रेंटेड लैंड, दैट इज 2F। 2F में रेंटेड लैंड को डिफाइन किया गया है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि रेंटेड लैंड का मतलब है कोई भी ऐसा लैंड जिसे लेट आउट किया गया है, मीन्स किराए पर दिया गया है किसी बिजनेस के लिए या किसी ट्रेड पर्पस से। तो कोई ऐसा लैंड जिसको किसी बिजनेस के लिए या कोई ट्रेड करने के लिए रेंट पर दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड अ रेंटेड लैंड। नेक्स्ट वी कम टू 2G, दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब देखिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी बिल्डिंग
जो कि एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। तो अगर आपने नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर 2D में हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि 2D का जो डेफिनेशन है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो डेफिनेशन है, वहाँ पर अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहा जाएगा। ठीक है, सपोज ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में आता है, 2D की डेफिनेशन में आता है। तो इसके अलावा जो भी बचा हुआ हिस्सा है जो कि इस डेफिनेशन में कवर नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 2H, दैट इज शेड्यूल्ड बिल्डिंग। अब देखिए, शेड्यूल्ड बिल्डिंग का क्या मतलब है। तो इसका जो यहाँ पर वर्ड है, इस वर्ड को ही अगर आप समझें कि शेड्यूल्ड बिल्डिंग मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि शेड्यूल्ड है, मीन्स शेड्यूल 1 से इसका कोरिलेशन है। तो कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि किसी पर्सन के द्वारा यूज़ की गई है, यूज़ की जा रही है, और वो पर्सन कैसा होना चाहिए, एक ऐसे प्रोफेशन में एंगेज होना चाहिए जो कि शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। शेड्यूल 1 की वजह से ही इस बिल्डिंग को शेड्यूल्ड बिल्डिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो सपोज देखिए, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ये वैसे तो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कि कोई पर्सन यहाँ पर रहता है, अपने रहने के लिए इसे यूज़ कर रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग को उसने क्या किया, उसमें एक ये रूम था, इस रूम में उसने अपना ऑफिस बना लिया या कोई शॉप अगर ओपन कर ली। अब ये जो ऑफिस है या शॉप है वो किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। ठीक है, शेड्यूल 1 में जो प्रोफेशंस मेंशन किए गए हैं, अगर ऐसे प्रोफेशन के लिए उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा यूज़ किया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ शेड्यूल्ड बिल्डिंग। ओके, यहाँ पर लिखा है कि पार्टली अपने बिजनेस के लिए या पार्टली रेजिडेंस पर्पज से उसे यूज़ किया जा रहा हो। नेक्स्ट वी कम टू 2H, दैट इज स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड। स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड का मतलब है, देखिए, जो आपने सिंपल लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो कोरिलेट करें, अभी इस वीडियो को पॉज करें और याद करें कि लैंडलॉर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है, और कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करें कि लैंडलॉर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है। देखिए, जब भी आप कुछ नया पढ़ते हैं तो उस नया जब आप पढ़ रहे हैं जो भी चीज़, उसमें अगर कुछ ऐसा वर्ड आता है, कुछ ऐसा आता है जो कि आपने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, तो उस पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करें, उसे कोरिलेट करें इस तरह से, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगी। सो वीडियो को पॉज करें, लैंडलॉर्ड कहाँ डिफाइन किया गया है कमेंट सेक्शन में लिखें। सो 2H, दैट इज स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड। स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है कि किसी बिल्डिंग का वो रेंट रिसीव कर सके। बहुत सिंपल है कि लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है। लैंडलॉर्ड का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि रेंट को रिसीव करता है, कि मैंने अगर अपना कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग को किसी पर्सन को किराए पर दिया है, तो उस किराएदार से मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, अपना जो किराया है वो रिसीव करूँगी, तो मैं कौन हुई, लैंडलॉर्ड हुई। ठीक है, ये हमने प्रीवियस अपने वीडियो में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई ऐसा पर्सन हु होल्ड और हैज़ हेल्ड, या तो वो अभी होल्ड कर रहा है या पहले उसने कभी किसी यूनियन या स्टेट की सर्विसेज में किसी पोस्ट को होल्ड किया है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट की किसी पब्लिक सर्विस वाली पोस्ट पर अगर आप रहे हैं और उस पोस्ट की वजह से आप एंटाइटल्ड हैं किसी रेंट को रिसीव करने के लिए, तो भी आप लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 2I, दैट इज
टीनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अपने बैरेक्ट में इसे मार्क करें फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जाम भी ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो अगर आप कॉमन वर्ड्स में समझें कि टीनेंट का मतलब क्या होता है, तो टीनेंट मीन्स किराएदार, मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसने किसी बिल्डिंग को किराए पर लिया है और उस बिल्डिंग को वो क्योंकि यूज़ करेगा अपने पर्पस से, इसलिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना जो मकान मालिक है उसको पे करेगा। तो यहीं से आप बहुत इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं कि टीनेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि रेंट पे करता है, मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ किराया उसको देना होता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके बिहाफ पर रेंट पे किया जाना है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करे, अपने किराए को खुद ही दे, हो सकता है उसके बिहाफ पे कोई अन्य पर्सन किराया दे रहा हो। नेक्स्ट इज कोई ऐसा पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन पोजेशन इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी। इससे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे कि टीनेंसी ख़त्म हो जाने के बाद भी, मीन्स जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट, मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाने के बावजूद भी यदि जो किराएदार है वो उस बिल्डिंग के पोजेशन में बना रहता है, पोजेशन खाली नहीं करता है, तो भी वो टीनेंट कहलाएगा। सपोज ए कोई पर्सन है जिसने अपना जो लैंड है वो बी को किराए पर दिया है, तो ए क्या है हमारा लैंडलॉर्ड, बी कौन है टीनेंट। अब क्या होता है, ए को अपना वो जो बिल्डिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी पर्पस से, और ए कहता है बी को कि तुम इस बिल्डिंग को खाली कर देना क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से ज़रूरत है। ए प्रॉपर नोटिस वोटिस देकर सब कुछ सही तरीके से अपना जो ये रिलेशन है लैंडलॉर्ड और टीनेंट का जो ये रिलेशन है इसको टर्मिनेट कर देता है, मीन्स ख़त्म कर देता है। लेकिन बी क्या कहता है कि ठीक है मैं खाली कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम थोड़ा टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो। तो इवन आफ्टर जो इनका रिलेशन है, जो टीनेंसी इनके बीच की थी वो ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल यदि जो ये टीनेंट है मीन्स बी अभी भी उस बिल्डिंग के पोजेशन में बना हुआ है, अभी भी इसने वो मकान खाली नहीं किया है, तो जब तक कि ये उसे खाली नहीं करता है तब तक के लिए बी जो है वो टीनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड रहेगा। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल से सही से समझ में आया हो। फिर भी देखिए अगर आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली रिप्लाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इट डज नॉट इंक्लूड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के। सो टीनेंट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज कोई ऐसा पर्सन प्लेस्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय द टीनेंट, मीन्स जिस पर्सन को आपने किराए पर दिया, अगर वो किराएदार ही किसी अन्य पर्सन को किराए पर दे दे उस बिल्डिंग को, तो जो थर्ड पर्सन है वो टीनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आता है कि यदि लैंडलॉर्ड की कंसेंट के साथ इस सब टीनेंसी को क्रिएट किया गया हो। देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है वो लैंडलॉर्ड है, उसने बी को किराए पर कोई मकान दिया, तो ए हमारा कौन है मकान मालिक मीन्स लैंडलॉर्ड, बी हमारा किराएदार मीन्स टीनेंट। अब क्या होता है, बी को लगता है कि 1 महीने के लिए उसे कहीं बाहर जाना है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, और बी क्या करता है अपने उस मकान में, मीन्स उस मकान में जो कि ए ने बी को दिया था, जहाँ पर बी किराए पर रह रहा है, बी उस किराए के मकान में किसी थर्ड पर्सन को, सपोज सी को क्या कहता है कि अपना किराएदार बनाकर रख लेता है, तो दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग।
सबलेटिंग का मतलब है जहाँ पर जो किराएदार है वो भी अगर किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे दे तो इसे क्या कहा जाता है, सबलेटिंग कहा जाता है। तो जो टीनेंट है उसने सी को एज अ सब टीनेंट वहाँ पर रखा। तो ऐसे सिचुएशन में जनरल रूल ये है कि जो ये थर्ड पर्सन है मींस सी यहाँ पर टीनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज द जनरल रूल। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि यदि सी को एज अ सब टीनेंट बनाया गया, पर सब टीनेंट बनाने से पहले बी ने क्या किया, ए जो कि लैंडलॉर्ड है उसकी रिटन कंसेंट अगर ली है। ओके, बी जो टीनेंट है उसने अपना जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है ए, उससे कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर जो मकान है वो 1 महीने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी को यहाँ पर सब टीनेंट बना रहा हूँ, तो क्या तुम मतलब अलाउ करोगे मुझे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अलाउ करता हूँ, अपनी रिटन कंसेंट अगर लैंडलॉर्ड दे देता है, तो ऐसी सिचुएशन में सी टीनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो इसका क्रक्स है, वो आपको ये याद रखना है कि क्या लैंडलॉर्ड की परमिशन से उस थर्ड पर्सन को टीनेंसी में इंक्लूड किया गया है या लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना। अगर लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट थी तो वो थर्ड पर्सन टीनेंट की डेफिनेशन में आएगा, और अगर रिटन कंसेंट नहीं थी तो वो थर्ड पर्सन टीनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड भी आप याद रखें कि टीनेंट की डेफिनेशन में एक ऐसा पर्सन भी इंक्लूडेड नहीं है जो कि किसी रेंट को कलेक्ट कर रहा हो इन केस ऑफ म्यूनिसिपल टाउन या फिर कोई नोटिफाइड एरिया है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मार्केट होती है, मार्केट में शॉप्स हैं, उन शॉप से अगर कोई पर्सन रेंट कलेक्ट करता है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज अंडर 2J। तो 2J के अंदर अर्बन एरियाज को डिफाइन किया गया है। बहुत सिंपल, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। अर्बन एरिया कोई ऐसा एरिया जो कि अर्बन एरिया है, मीन्स जो कि शहरी इलाका है, मीन्स वो म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा, किसी कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, टाउन कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, इन सब के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया का जो मेंटेनेंस है वो किया जा रहा है। ओके, या कोई भी ऐसा एरिया जिसको स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली किसी नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर देती है कि आज से ये जो एरिया है ये क्या हो गया, एक अर्बन एरिया हो गया, शहरी इलाका हो गया। कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशंस आते हैं, गजट नोटिफिकेशंस किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो एरिया है ये बहुत समय से एक गांव वाला एरिया था और ग्रामीण इलाका था, अब हम इसे नोटिफाई कर रहे हैं कि एक शहरी इलाका अब बन गया। तो इस तरह से जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा भी वो एरिया एक अर्बन एरिया बन जाता है। ओके, यहाँ से आपसे कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल अर्बन एरिया कहाँ डिफाइन है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 3। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो कोई आपके डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 3, दैट इज़ एग्जेम्पशंस। अब देखिए एग्जेम्पशन का क्या मतलब है। वर्ड एग्जेम्पशन से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को एग्जेम्प्ट करना, मीन्स उसको एक्सक्लूड करना। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 3 बहुत सिंपली ये कहता है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग या किसी रेंटेड लैंड पर ऐसा नोटिफाई कर सकती है या कोई प्रोविज़न बना सकती है कि ये एक बिल्डिंग है या एक रेंटेड लैंड है, इस बिल्डिंग या इस रेंटेड लैंड के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं
होगा। तो ये जो पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से डायरेक्शंस दे सकती है कि इस बिल्डिंग के ऊपर या इस रेंटेड लैंड के ऊपर इस एक्ट को अप्लाई ना किया जाए। अब देखिए बार बार यहाँ पर हमने रेंटेड लैंड पढ़ा। रिकॉल करें कि रेंटेड लैंड की डेफिनेशन हमने कहाँ पर पढ़ी। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करें। ओके, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर तो एग्जाम्शन दिया ही गया है। साथ ही अगर आपने हमारा जो लेक्चर 1 था प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ध्यान करें कि वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर एग्जाम्शन है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन मेंस और इवन इन इंटरव्यू कि जो ये एक्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, तो ये कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहला तो आप सेक्शन 3 के एग्जाम्शन बताएंगे कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 1 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक एग्जाम्शन आपको देखने को मिलता है कि ये एक्ट किसी ऐसे हाउस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी ऐसे एकोमोडेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि किसी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर आते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 1 में हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो हाउस एकोमोडेशन है उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ओके, सो आई होप आपको सेक्शन 3 अच्छे से समझ में आया। अब सेक्शन 4 से जो है हमारा एक नेक्स्ट अलग तरह के कुछ प्रोविजंस शुरू होते हैं, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस रहेंगी उसमें हम एक नया चीज़ करेंगे कि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, उनका आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा सो दैट आपका रिवीजन साथ के साथ होता रहे। एंड कोशिश करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। और साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना भी जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सभी जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।